नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है इंतजार। सुबह के 8 बज चुके थे। हल्की ठंडक वाली सुबह थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल तपते लोहे जैसा गर्म था। रसोई से बर्तनों के टकराने की तेज आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन नहीं, रिश्तों की परतें आपस में टकरा रही हों। सावित्री जी लगभग 65 वर्ष पार, सफेद सूती साड़ी में लिपटी, आंखों पर हल्का चश्मा, कांपते हाथों से चाय बना रही थीं। उनके चेहरे पर झुर्रियों से ज्यादा चिंता की लकीरें थीं। आज उनकी आंखें रात भर की नींद से नहीं, करवटों से भरी थीं। अचानक दरवाजा जोर से खुला, धड़ाम। तभी प्रियंका तेज कदमों से आती है, साड़ी को संभालती, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गुस्से की आंधी लिए हुए। प्रियंका गुस्से से चिल्लाकर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ जी। हर बार मैं ही गलत, हर बार आप ही सही। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ इस घर की? आपके बेटे की बीवी हूँ मैं, कोई बेगानी नहीं। सावित्री जी थोड़ी घबराकर बोली, प्रियंका सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बेटी? आज सावित्री जी की बहू प्रियंका के चेहरे पर खून चढ़ा हुआ था, आंखें लाल और बाएं हाथ जोर से मुट्ठी में बंद। माँ जी, हम अब और नहीं सह सकते। अपनी मर्जी की मालकिन बनकर मत बैठो। प्रॉपर्टी हमारे नाम करो या फिर कोर्ट में मिलते हैं। सावित्री जी चाय की ट्रे लेकर मुड़ी ही थीं कि उनके हाथ कांप गए। प्याली जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई। सावित्री जी डरी कांपती आवाज में बोली, प्रियंका बेटी, यह क्या कह रही है तू? ये घर तुम्हारे पापा का सपना था और मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इसे बसाने में। प्रियंका हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, अब वही पुराना राग। तेरे पापा का सपना, आपकी तपस्या, अब हम भी सुन सुन कर पक चुके हैं। आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। अब हम बच्चे नहीं हैं माँ। तुम जो भी कर लो, ये मत सोचो कि हमें भावनाओं में बहा लोगे। साइन करो कागजों पर और हमें अपना हिस्सा दो। सावित्री जी अब दीवार का सहारा लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों में सवाल थे, क्या ये वही प्रियंका है जिसे वह बड़े अरमान से अपनी बहू बनाकर लाई थी? लेकिन फिर सावित्री जी खुद को संभालते हुए प्रियंका से बड़े प्यार से बोलती हैं, कुछ बात है तो बैठकर प्यार से। प्रियंका बात काटते हुए कहती है, प्यार से? हाँ हाँ, आपसे? आपसे तो नफरत के सिवा कुछ मिला ही नहीं। हर काम में टोकना, हर बात पर शक करना, औरों के सामने मेरी बेइज्जती करना, ये सब प्यार है? आप अपने बेटे को भी तो कुछ कहिए, जो सारा दिन मुंह फेर कर बैठा रहता है। सावित्री जी धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, प्रियंका, रिश्ते पल भर में नहीं बनते और ना ही किसी को जबरदस्ती अपनाया जा सकता है। लेकिन जो तू अभी बोल रही है वो ठीक नहीं है। गुस्से में इंसान खुद का ही नुकसान करता है। प्रियंका हंसते हुए व्यंग में, वाह माँ जी, कितनी अच्छी बातें करती हैं आप। लेकिन ये सब बातें सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए होती हैं ना। आपने कभी माँ का फर्ज निभाया ही नहीं। आपकी नज़र में तो मैं हमेशा एक बूझ रही हूँ। अपने बेटे को इतना सिर चढ़ा रखा है कि वो कुछ भी कहे आप आंख मूंद कर मानती हैं और मैं हर बार गलत साबित होती हूँ। इतने में आरव हॉल में आता है, मोबाइल हाथ में और चेहरे पर बड़बड़ाहट। अब क्या हुआ प्रियंका? रोज का ड्रामा शुरू हो गया सुबह सुबह। एक दिन भी चैन से रहने नहीं देती तुम। प्रियंका आरव की ओर पलटकर बोली, ड्रामा? अच्छा, तो मैं अब नाटक करती हूँ? क्या मैंने इस घर में खून नहीं पसीना बहाया? क्या मैंने तुम्हारी माँ को माँ मानकर नहीं निभाया? लेकिन बदले में क्या मिला? ताने, बेइज्जती और हर बार चुप रहना। सावित्री जी पास आकर प्रियंका का हाथ पकड़ते हुए बोलती हैं, बेटी, तू क्यों बात को इतना बढ़ा रही है? अगर कुछ कह दिया तो?
प्रियंका सावित्री जी का हाथ झटकते हुए गुस्से में बोली, हाथ मत लगाइए मुझे, आप मेरी माँ नहीं है और आप जैसी सास से तो मैं अनाथ ही भली। हर बात में तिरस्कार, हर चीज में शक। आपके जैसा दिल जलाने वाला इंसान मैंने नहीं देखा। गंदी सोच है आपकी, खुद कभी बहू बनकर देखती तो पता चलता कितनी चोट लगती है। सावित्री जी कांपती आवाज में बोली, प्रियंका ये शब्द मत बोलो बेटा, रिश्तों में कड़वाहट मत खोलो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, किसी की दुश्मन नहीं। प्रियंका चिल्लाते हुए बोली, माँ आप, शर्म आनी चाहिए आपको। माँ होती तो कभी मेरी बात भी सुनती, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ अपने बेटे की चिंता है और मैं तो जैसे घर में नौकर हूँ। पर अब बहुत हो गया, अब मैं एक मिनट भी इस जहन्नुम में नहीं रहूंगी। प्रियंका गुस्से में कमरे की ओर जाती है, अलमारी से बैग निकालती है, कपड़े फेंक फेंक कर भरने लगती है। आरब घबराकर प्रियंका से बोलता है, अरे प्रियंका, पागल हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो ऐसे? प्रियंका बोली, अपने मैके, जहाँ कम से कम कोई गालियां तो नहीं देगा। और हाँ, आप लोग मत आना मुझे मनाने, वरना पुलिस बुला लूंगी। सावित्री जी भागकर उसके पीछे आती हैं। बेटी सुनो तो, ऐसे मैके जाओगी तो लोग क्या कहेंगे और हमारा क्या होगा? घर की इज्जत। प्रियंका बीच में बात काटते हुए बोली, इज्जत? आपको अब इज्जत की चिंता हो रही है। जब मेरे कपड़े लत्ते के लिए ताने मारती थी तब आपकी इज्जत कहाँ थी? जब मोहल्ले वालों के सामने मुझे खरी खोटी सुनाती थी तब इज्जत कहाँ थी? अब बस मैं जा रही हूँ और आप रोकने की कोशिश भी मत करिए। प्रियंका बैग उठाकर तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ती है। सावित्री जी रास्ता रोकती हैं। सावित्री जी उसके रास्ते में रुकावट डालते हुए, प्रियंका मत जा बेटी, ये घर है तेरा। कुछ समय की गलतफहमी को रिश्ते की बुनियाद मत बना। मेरी बात मान। प्रियंका धक्का देते हुए, हटिए माँ जी, आपका ड्रामा मुझे अब हंसी लगता है। एक औरत होकर आप दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकें। अब मत रोकिए, वरना कुछ ऐसा कर दूंगी कि पछताएंगी। प्रियंका गुस्से में दरवाजा खोलकर निकल जाती है। जोर से दरवाजा भड़ाम कर बंद होता है। सावित्री जी वहीं दरवाजे के पास निढाल बैठ जाती हैं। आंखों से आंसू झरने लगते हैं, पर चेहरा अब पत्थर जैसा शांत है। सावित्री जी अपने आप से, जिसे मैंने बेटी बनाकर घर में जगह दी, उसी ने आज मुझे दरवाजे से धक्का दे दिया। क्या इतनी बड़ी गलती की मैंने उसे अपना मानकर? ये मेरा घर था, अब बस दीवारें बची हैं और यादें। धीमी रोशनी में सावित्री जी अकेले चुपचाप बैठी हैं। उनकी सिसकियां घर के सन्नाटे में गूंज रही हैं। उन्होंने धीरे धीरे अलमारी से फाइल निकाली, वसीयत की पुरानी प्रति जिसे उन्होंने बरसों पहले तैयार किया था। उसमें आरब और प्रियंका को बराबर हिस्सा देने का इरादा था, लेकिन अब वह वसीयत नहीं, एक नया फैसला लिखा जाने वाला था। प्रियंका गुस्सा होकर अपने मैके चली गई। इधर सावित्री जी अपनी बहू को लेकर परेशान थीं और आरब भी चाहता था कि प्रियंका घर लौट आए। इसलिए अगले दिन आरब ने प्रियंका को उसके मैके से लाने का निर्णय किया। सुबह के 7 बजे थे। घर में चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी इस सन्नाटे को भंग करती हुई एक आवाज आई। सावित्री जी अपने बेटे से बोली, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन कांप रहा है। सावित्री देवी ने आरब की कलाई थामते हुए धीमे स्वर में कहा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, चिंता, उम्मीद और कुछ अनकहा सा डर। आरब हल्के से मुस्कुराया। माँ, आप हर बार ऐसा ही सोचती हैं। मैं कोई पहली बार तो नहीं जा रहा प्रियंका को लेने। वो हौले से बोला, जैसे माँ की चिंता को हवा में उड़ाना चाहता हो। आप देखना, इस बार बहू को लेकर ही लौटूंगा। सावित्री देवी ने बेटे की आंखों में झांका, जैसे कुछ टटोल रही हो, शायद कोई संकेत, कोई चेतावनी। होठों तक आए शब्द वही ठिठक गए। बस उन्होंने सिर हिला दिया और चौखट पर ठिठकी रही।
जब तक आरब गली के उस मोड़ से ओझल नहीं हो गया। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। हवाओं में ठंडक घुल चुकी थी, लेकिन सावित्री देवी की आंखें उसी मोड़ पर टिकी रहीं जहां से उनके लाल को लौटना था। गली के बाहर खड़ी वो बार बार दीवार घड़ी की तरफ देखते, फिर गली की ओर, आंगन में कुछ चक्कर काटते, फिर चौखट पर जाकर ठिठक जाते। दिल की धड़कन हर गुजरती मिनट के साथ तेज होती जा रही थी। तभी पास वाले घर की श्यामा काकी आंगन में अपनी रोटियां कुत्ते बिल्लियों को डालने आई। उनकी नजर सावित्री देवी पर ठिठकी। उनके चेहरे की शिकन ने कुछ कहे बिना ही बहुत कुछ कह दिया था। सावित्री, तू इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी है? श्यामा काकी पास आई, आवाज में फिक्र थी। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, आरब गया है अपनी पत्नी प्रियंका को मनाने। सुबह निकला था, कहता था शाम तक लौट आएगा। अब देखो रात हो गई, ना कोई खबर ना फोन। श्यामा काकी थोड़ी देर चुप रही, फिर पूछा, फोन किया तूने? किया, कई बार किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद है। लगता है जैसे कहीं पहुंचा ही नहीं। सावित्री देवी की आवाज कांप रही थी। श्यामा काकी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। अंदर चल सावित्री, ठंडी हवा से तबीयत ना बिगड़ जाए। हो सकता है रुक गया हो वहीं। मन ही नहीं मानता श्यामा। माँ हूं ना, जाने क्यों आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। श्यामा काकी उन्हें सहारा देकर अंदर ले आई। चल मैं दूध गर्म करती हूँ, कुछ पी ले, फिर फोन करके देख लेना। चारपाई पर बैठी सावित्री देवी की निगाह अब भी दरवाजे की ओर थी, जैसे हर दस्तक का इंतजार था। श्यामा, आरब का फोन कभी बंद नहीं होता। छोटी सी बात हो तब भी मुझे फोन करता है। इस चुप्पी ने ही तो बेचैन कर रखा है मुझे। श्यामा काकी ने कहा, आजकल की लड़कियां भी ना थोड़ी जिद्दी हो जाती हैं। शायद प्रियंका ने रोक लिया हो उसे। लेकिन सावित्री देवी अब किसी और ही सोच में डूब चुकी थी। कुछ अधूरी अनकही आशंका की परछाई उनके चेहरे पर उतर आई थी। रात करवटों में कटी नींद आंखों से कोसों दूर। घड़ी की टिक टिक, खिड़की से आती हवा की सिसकती सरसराहट और चारपाई की चरमराहट, सब मिलकर एक बेचैन संगीत रच रहे थे। सावित्री देवी की आंखों के सामने आरब का चेहरा बार बार घूमता रहा, फिर प्रियंका का चेहरा, लेकिन हर दृश्य अधूरा और सवालों से भरा। सुबह की पहली किरण में कोई सुकून नहीं था। आंखें खुलते ही उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया, नंबर डायल किया, लेकिन वही ठंडी आवाज, द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ। सावित्री देवी की आंखों से आंसू बह चले। उन्होंने भगवान की तस्वीर की ओर देखा। हे ठाकुर जी, अगर कोई गलती हुई हो तो सजा मुझे देना, लेकिन मेरे लाल को सही सलामत लौटा देना। श्यामा काकी फिर आई, कोई खबर? सावित्री देवी ने बस सिर हिला दिया, नहीं। सावित्री जी की आंखों में कई रातों की अधूरी नींद तैर रही थी। माथे पर चिंता की रेखाएं और होठों पर मुरझाई सी खामोशी। वह देर शाम तक दरवाजे के सामने बैठी इंतजार करते रहे। आरव और प्रियंका को गए आज 2 दिन हो गए थे। कोई खबर नहीं, कोई फोन नहीं, और अब दिल बेचैन होकर धड़कनें गिनने लगा था। उन्हें विश्वास था कि बेटा जरूर लौटेगा, पर यह देरी असहनीय हो चली थी। उनके हाथों से पूजा की माला तक छूट गई थी। अचानक वह उठी और धीमे स्वर में बोली, मुझे अब मुकेश के पास जाना होगा। मुकेश, प्रियंका का भाई और सावित्री जी का एक भरोसेमंद सहारा। उस पल जैसे एक निर्णय भीतर कहीं पक गया। अब और इंतजार नहीं, अब मुझे खुद चलना होगा। जानना होगा कि मेरा बेटा और बहू अब तक क्यों नहीं लौटे। उन्होंने बक्से से अपनी हल्की गुलाबी साड़ी निकाली, कांपते हाथों से पल्लू ठीक किया और आईने में खुद को देखा। एक माँ जो अब डर नहीं रही थी, बल्कि
तय कर चुकी थी कि वो सच का सामना करेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। छोटी सी चोटी को समेटते हुए सावित्री देवी ने थके हाथों से अपने बालों को जूड़े में बांधा। आईने में झांका तो चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि भय और बेचैनी से भरा नजर आया। उनकी आंखों में ना नींद थी ना शांति, बस चिंता और एक अनजाना डर पलकों पर बैठा था। पूजा की थाली से कुमकुम उठाकर उन्होंने अपने माथे पर धीमे से टीका लगाया और फिर हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। हे नारायण, बस मेरे बेटे आरव और बहू प्रियंका को सलामत रखना, बाकी जो तू चाहे कर लेना। उनका सर कपकपा रहा था। धीरे से उन्होंने अपनी चप्पलें पहनी, दरवाजे की कुंडी लगाई और बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। गली में ठंडी हवा चल रही थी, मानो मौसम भी किसी अनहोनी की आहट से सिहर उठा हो। आसमान में बादल थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे प्रकृति भी कोई रहस्य छिपाए बैठी हो। तभी सामने से श्यामा काकी आती दिखें। उन्होंने चौंक कर पूछा, अरे सावित्री, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी? कुछ बताया भी नहीं। सावित्री देवी ने आंखें उठाकर कहा, अब और इंतजार नहीं होता काकी। आरव और प्रियंका के ससुराल जा रही हूँ। वहां जाकर ही पता चलेगा कि इतनी देर क्यों हो गई और उनका फोन क्यों बंद है। श्यामा काकी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना और हाँ, कुछ खबर मिले तो मुझे जरूर बताना। दिल घबरा रहा है मेरा भी। सावित्री जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी, एक मजबूरी की मुस्कान, और फिर तेज कदमों से गली के पार निकल गईं। उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा केवल उनके बेटे तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि ये यात्रा थी उस अंधेरे सच से टकराने की जिसे किस्मत ने कहीं कोने में छुपा रखा था। सावित्री देवी जैसे ही प्रियंका के घर पहुंची, उन्होंने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ ही पलों बाद अंदर से प्रियंका का छोटा भाई मुकेश दरवाजा खोलते हुए बाहर आया। सामने साड़ी में लिपटी, माथे पर शिकन और आंखों में बेचैनी समेटे सावित्री देवी को देखकर वह एक पल के लिए ठिठक गया। अरे माँ जी, आप यहाँ? उसने चौंकते हुए कहा। सावित्री देवी ने आंखों में झांकते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, आरव कहाँ है मुकेश? वह कल प्रियंका को लेने आया था, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा। उसी वक्त भीतर से प्रियंका की माँ बिमला देवी भी बाहर आ गईं। उन्होंने सावित्री देवी को देखा तो आश्चर्य में पड़ गईं। अरे सावित्री जी, आप सब ठीक है ना? अचानक कैसे आना हुआ? सावित्री देवी की आंखें अब और ज्यादा गंभीर हो चली थीं। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के कहा, आरव प्रियंका को लेने आया था कल, लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा। उसका फोन भी बंद है। बताइए कहाँ है मेरा बेटा? बिमला देवी ने माथे पर हाथ रखा, जैसे किसी अनजाने भय ने उनके मन में दस्तक दे दी हो। फिर बोली, हाँ, दामाद जी तो आए थे कल सुबह, पूरा दिन यहीं रहे, रात को प्रियंका को लेकर निकले थे। पर क्या वो घर नहीं पहुंचे? सावित्री देवी की आंखें कुछ पल के लिए शून्य में अटक गईं। नहीं, और यही बात मुझे खाए जा रही है। अब माहौल अचानक गंभीर हो गया था। बिमला देवी बोली, आप बैठिए, मैं चाय बनवाती हूँ। सावित्री जी ने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, नहीं बिमला जी, पहले मुझे बस यह बताइए कि वे दोनों कल किस वक्त निकले थे? क्या उन्होंने कुछ बताया था? बिमला देवी की आंखें सोच में डूब गईं। रात करीब 9 बजे, और कहा था कि सीधा घर जा रहे हैं। सावित्री देवी की सांसें तेज हो गईं। इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक फोन तो कर देते। मुकेश, जो अब तक चुप खड़ा था, धीरे से बोला, माँ, जीजा जी ने कहा था कि रास्ते में फोन करेंगे, शायद बाद में करने का मन बना हो। सावित्री जी ने गहरी सांस ली और पल्लू से आंखें पोंछ ली। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ गलत हो गया है।
बिमला देवी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आप घबराइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए। तभी बिमला देवी को कुछ याद आया। अरे हाँ, वो दोनों तो हमारे सामने ही ऑटो में बैठे थे और कहा था कि सीधे घर जा रहे हैं। सावित्री देवी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तो फिर अब तक क्यों नहीं पहुँचे? फोन भी बंद आ रहा है। ये सामान्य बात नहीं है बिमला जी। अब मुकेश भी गंभीर हो गया। हाँ माँ, हमें उस ऑटो स्टैंड पर चलना चाहिए जहाँ से उन्होंने ऑटो लिया था। शायद कोई ड्राइवर उन्हें पहचान ले। विमला देवी ने तेजी से मुकेश की ओर देखा। मुकेश बेटा, तू सावित्री जी के साथ जा, वो अकेली नहीं जाएंगी। कुछ ही देर में सावित्री देवी और मुकेश ऑटो स्टैंड की ओर निकल पड़े। रास्ते पर सावित्री देवी आंखें बंद करके सिर्फ भगवान को याद करती रहीं। ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। एक चाय वाले से पूछा, भैया कल रात 9 बजे के करीब एक जोड़ा यहाँ से ऑटो लेकर निकला था, देखा क्या आपने? चाय वाला कुछ पल सोचकर बोला, नहीं माही, हम तो 9 बजे के बाद ही दुकान समेट लेते हैं। पास ही खड़े कुछ रिक्शा वाले और ऑटो चालक से भी उन्होंने बात की, लेकिन सभी का जवाब लगभग एक सा था, नहीं भैया, हमको तो याद ही नहीं पड़ता कोई ऐसा जोड़ा आया हो। सावित्री देवी का चेहरा बुझ गया। माथे पर हाथ रखते हुए उन्होंने थकी सी आवाज में कहा, मुकेश, अब तो मुझे सचमुच डर लगने लगा है। चल, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए, कोई अनहोनी ना हो गई हो। मुकेश ने उनका कांपता हाथ थाम लिया। हाँ माँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। मुकेश ने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी और शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए माई, मैं यहीं हूँ। अगर कोई खबर आती है तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। आप घर जाइए, आराम कीजिए। सावित्री जी चुपचाप लौट आईं, पर घर अब घर नहीं रहा था। हर कोना वीरान, हर दीवार मौन और हर सन्नाटा उनकी बेचैनी को और बड़ा कर रहा था। रसोई की दाल भात ठंडा हो गया था। पलंग पर पड़ी चादर मुड़ी तुड़ी रह गई थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, पर वहां सिर्फ सूना सन्नाटा था। हर आहट उन्हें चौंका देती। क्या वो आ गए? लेकिन दरवाजा सिर्फ हवा से हिलता और उम्मीद फिर धराशायी हो जाती। तीसरे दिन सुबह सुबह ही सुबह का उजाला उनके लिए किसी नई उम्मीद की तरह नहीं आया। अब वह थक चुकी थी इंतजार से, अनसुने ख्यालों से और दिल को समझाने की झूठी कोशिशों से। उन्होंने जल्दी से साड़ी पहनी, चप्पल पहनी और हाथ में पर्स लिया, ताला लगाया और सीधा चल पड़ी पुलिस स्टेशन की ओर। गली पार करते ही मोड़ पर सामने से आती एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। श्यामा काकी, प्रियंका की भाभी की बुआ। श्यामा काकी ने सावित्री जी को देखा तो फौरन रोक लिया। अरे बहन, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ रही हैं, सब खैरियत तो है? सावित्री जी ने एक लंबी सांस ली, फिर टूटी आवाज में बोली, आपको तो पहले से ही पता है श्यामा काकी, आरव और प्रियंका 2 दिन पहले निकले थे समधन के घर से, आज तक लौटे नहीं। ना कोई फोन, ना कोई संदेश। मैं अब थक चुकी हूँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, अब कानून ही मदद करेगा। श्यामा काकी एकदम गंभीर हो गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर सावित्री जी का हाथ पकड़ा और बोली, सावित्री बहन, जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत भारी है, पर तुमसे छुपा भी नहीं सकती। बस वादा करो कि मेरा नाम मत लेना। वादा करती हूँ, सावित्री जी ने तुरंत कहा। श्यामा काकी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे बेटे और बहू को कहीं भेज दिया गया है। तुम्हारी समधन और उनका बेटा मुकेश, वही लोग उनके पीछे हैं। और सुनो, ये सब यूं ही नहीं हुआ, बहुत पहले से सब तय था। सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कह रही हो काकी? मुकेश और बिमला देवी, उन्होंने मेरे बच्चों को। उनका स्वर कांपने लगा, सांसें तेज हो रही थी।
हाँ, और सबसे बड़ा झटका तो ये है, सावित्री बहन, तुम्हारा बेटा आरब, वो भी इसमें शामिल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा आरब ऐसा नहीं कर सकता। उसने वादा किया था कि वो प्रियंका को घर लेकर आएगा। सावित्री जी का चेहरा पसीने से भीग गया, आंखें सुन्न, होंठ कांपते हुए और दिल जैसे कांच की तरह चटकता हुआ। श्यामा काकी ने एक बार फिर गंभीरता से कहा, मैं जानती हूँ यह सब सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। तुम्हारी समधन, उनका बेटा मुकेश और शायद तुम्हारा आरब भी किसी साजिश में शामिल है। मुझे लगता है उन्होंने प्रियंका को कहीं दूर भेज दिया है, शायद कुछ मजबूरी के नाम पर या फिर किसी दबाव में। लेकिन इसमें प्रेम नहीं, सिर्फ साजिश है। सावित्री जी गली के मोड़ पर ही खड़ी रह गईं। आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने मुझसे कुछ कहा तक नहीं। वे देर तक वहीं खड़ी रहीं, जैसे आत्मा ही वहीं जम गई हो। कोई राह नहीं, कोई आवाज नहीं। उस गली का मोड़ अब उन्हें हमेशा के लिए एक मोड़ जैसा लग रहा था, जहाँ सब कुछ छूट गया, उम्मीदें, रिश्ते और भरोसे की दीवारें। उनकी आंखें शून्य में टिक गई थीं, जैसे किसी ने उनके जीवन की सारी रोशनी खींच ली हो। वो वहीं गली के मोड़ पर खड़ी रह गईं, ना हिलती, ना कुछ बोलती। चारों ओर लोग थे, आवाजें थीं, हलचल थी, लेकिन सावित्री जी के भीतर जैसे सब कुछ थम गया था। आरब, प्रियंका, तुमने भी, यह शब्द उनके दिल के भीतर कहीं चुपचाप फूटे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। धीरे धीरे कांपते कदमों से वो वापस अपने घर की ओर बढ़े। हर कदम उनके लिए मानो किसी पहाड़ से भारी था। उनकी चाल में थकावट नहीं, टूटा हुआ विश्वास और गहरी निराशा थी। गली में लोग मिल रहे थे, किसी ने नमस्ते किया, किसी ने पूछा, कुछ पता चला बहन जी? पर सावित्री जी ने किसी की ओर देखा तक नहीं। उनके चेहरे पर बसी हुई उम्मीद की आखिरी परत भी जैसे उड़ चुकी थी। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे की कुंडी खोली और भीतर दाखिल हुए, लेकिन उस घर में अब घर जैसी कोई बात नहीं बची थी। सब कुछ वैसा ही था, कुर्सी वही, टेबल पर वही अखबार, रसोई में वही पड़ा खाना, लेकिन अब यह सब उन्हें काट खाने को दौड़ता लग रहा था। सावित्री जी ने दरवाजा बंद किया और वहीं दीवार का सहारा लेकर फर्श पर बैठ गईं। आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, छाती से घुटी हुई चीख बाहर निकलने लगी। कहाँ हो आरब? क्या सच में तू भी, क्या तुम भी उसी खेल का हिस्सा थे बेटा, जिसमें मुझे बेखबर रखा गया? उनके होठों से निकली ये बातें किसी के लिए नहीं थीं, बस उनकी आत्मा के लिए थीं। एक माँ के टूटते भरोसे की तरह उनका पूरा शरीर कांप रहा था, हिचकियां रुक नहीं रही थीं। वे खुद से कहती, नहीं यारब, ऐसा नहीं कर सकता। प्रियंका भी मेरी बेटी जैसी थी। उन्होंने तो वादा किया था घर आएंगे, पर हकीकत सामने थी और वो बेरहम थे। इसी टूटी हुई हालत में कुछ समय बीता ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। सावित्री जी की आंखों में अचानक चमक आ गई। वो एक पल के लिए उम्मीद से भर उठी। शायद, शायद आरव और प्रियंका लौट आए हों, शायद कोई गलतफहमी हो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। उन्होंने जल्दी से पल्लू ठीक किया, चेहरे को पोंछा और दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। सामने एक भारी भरकम, डरावनी शक्ल वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में दहशत, चाल में धमकी और आवाज में जहर था। आरब कहाँ है? उसने कड़कती आवाज में पूछा। उसे बाहर भेजो। सावित्री जी एक पल को घबरा गईं, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, वो घर पर नहीं है। 2 दिन से कोई खबर नहीं है उसकी। लेकिन आप कौन? वो आदमी घूरता रहा, फिर बोला, ये बहाने किसी और को सुनाना बुढ़िया। राणा का नाम सुना है ना? अब सुन ले, जब तेरा बेटा लौटे तो उसे कहना कि राणा आया था।
और अगर इस बार भी पैसे नहीं दिए तो समझ लेना, अगली बार मैं सिर्फ बात करने नहीं आऊंगा। सावित्री जी की रूह कांप गई। का किन पैसों की बात कर रहे हैं आप? राणा आगे झुका और धीमे मगर बेहद सख्त लहजे में बोला, तेरा बेटा आरब लाखों का कर्ज लेकर भागा है। अब अगर उसका पता नहीं चला या पैसे नहीं मिले तो समझ लेना, मैं किसी को नहीं छोड़ता, कल फिर आऊंगा। इतना कहकर वह गली में चला गया, लेकिन उसके सब सावित्री जी के दिल में तूफान छोड़ गए। सावित्री जी वहीं दरवाजे के पास सिटक गईं। उनके हाथ कांप रहे थे, पैर जैसे जवाब दे चुके थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि आरव और प्रियंका का यूं अचानक गायब हो जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये कोई बड़ी साजिश थी। क्या उनका बेटा सच में किसी कर्ज के बोझ में डूबा था? क्या प्रियंका को भी यह सब पता था? और फिर बिमला जी और मुकेश का इसमें क्या हाथ था? उनके मन में अब सवालों का ज्वालामुखी फूट चुका था। सावित्री जी का दम घुटने लगा। वह घर के अंदर गईं, पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि गिलास नीचे गिर गया। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? उन्हें याद आया, कुछ समय पहले श्यामा काकी ने कहा था कि बिमला जी और मुकेश पिछले कई हफ्तों से कुछ छुपा रहे थे। आरब से भी उनकी फुसफुसाहट में बातें होती थीं। प्रियंका की आंखों में भी कभी कभी डर झलकता था, लेकिन उन्होंने तब इन बातों को नजरअंदाज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा था, उस बेटे पर जिसे उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था। आज वही भरोसा चकनाचूर हो गया था। सावित्री जी ने पास रखी आरब की तस्वीर को उठाया। तू कहाँ चला गया बेटा? और ये सब मुझसे छुपाकर? क्या मैं इतनी पराई हो गई थी तेरे लिए? आंसुओं की एक और धार बह चली, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, गुस्सा भी था। एक माँ की टूटती उम्मीदों का, बुझते हुए रिश्तों का, और उस साजिश को जो धीरे धीरे सब कुछ निकल चुकी थी। और तभी सावित्री जी ने खुद को संभालते हुए ठान लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब यह माँ अपनी आवाज खुद बनेगी। राणा के जाने के बाद सावित्री जी की आंखें यूं दरवाजे पर जमी रह गईं, मानो उन्होंने किसी अनजाने तूफान को आते हुए अपनी खुली आंखों से देख लिया हो। जिस भय और संशय ने अभी अभी उनके मन को झकझोरा था, उसने भीतर कहीं कुछ ऐसा तोड़ दिया था जो बरसों से बेटे के प्यार और विश्वास पर टिका हुआ था। वो दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ बढ़ा रही थीं, लेकिन हाथ कांप रहा था, पैर थरथरा रहे थे, जैसे शरीर उनका हाथ छोड़ने लगा हो। किसी तरह उन्होंने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और दीवार का सहारा लेकर वहीं पास की चौकी पर बैठ गईं। और तभी एक धुंधली सी याद, जैसे किसी भूले हुए पुराने एल्बम का पन्ना खुल गया हो। माँ, ये मेरे दोस्त हैं, भरोसेमंद हैं। मैंने इनकी कमेटी में हिस्सा डाला है। छोटा सा काम शुरू करना है, एक साइन चाहिए बस। आरब की वो आवाज अब उन्हें किसी खोखले झूठ जैसी लग रही थी। उन्होंने याद किया, हाँ, कोई 2 महीने पहले की बात थी। आरब एक अनजान, कुछ झिझकता और संकोच करता आदमी लेकर घर आया था। माँ से कहा था, माँ जरा सा साथ चाहिए तुम्हारा। सावित्री जी उस दिन रसोई में थीं, बेसन के लड्डू बना रही थीं। आरब को पसंद थे। बेटे की आवाज में कुछ खास था उस दिन, कुछ ज्यादा मुलायम, कुछ ज्यादा मीठा। और माँ की ममता तो जैसे पहले ही पिघलने को तैयार बैठी थी। ये देखो माँ, एक पेपर है, बस इस पर साइन कर दो। क्या है ये? सावित्री जी ने हल्के से पूछा भी था। अरे बस कमेटी का कागज है, फॉर्मेलिटी है, तुझसे साइन लिए बिना नहीं मानेगा ये। मैं तो हर महीने पैसा दूंगा, तू चिंता मत कर। और उन्होंने क्या किया? बिना ठीक से पढ़े बस बेटे की आंखों में देखकर साइन कर दिए थे। उन्हें क्या पता था उस एक साइन के बदले वो अपनी पूरी जिंदगी की शांति पर दस्तखत कर रही हैं। उस पेपर पर लिखा था, यदि आरब समय पर कमेटी के रकम नहीं चुकाता तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी उसकी माँ सावित्री देवी की होगी। और हुआ भी वही।
आरव और प्रियंका, उसकी पत्नी, ने वो सारे पैसे पहले ही निकाल लिए थे और जब देने की बारी आई तो दोनों ने चुपचाप गायब होने की ठान ली, और वो भी बिना एक शब्द के। सावित्री जी का मन अतीत की परछाइयों में डूबता गया, जैसे हर बीती बात अब एक चाकू बनकर उनके दिल पर चल रही हो। तभी बाहर से किसी की आवाज आई, सावित्री, ओ सावित्री, कौन था ये आदमी और इस तरह की धमकी क्यों दे रहा था? ये आवाज श्यामा काकी की थी, पड़ोस की सबसे करीबी और समझदार महिला, उम्र में थोड़ी बड़ी लेकिन दिल से बेहद सीधी और भावुक, सावित्री जी के सुख दुख की गवाह। सावित्री जी जैसे तंद्रा से बाहर आईं, लड़खड़ाती हुई उठी और दरवाजा खोला। श्यामा काकी अंदर आईं तो उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। बैठो काकी, सावित्री जी ने धीमे स्वर में कहा। दोनों बैठी और फिर सावित्री जी ने सारी बात एक एक करके बताई। राणा की धमकी, आरव की कमेटी, उस दिन का एग्रीमेंट और कैसे वह दोनों यानी आरव और प्रियंका बिना कुछ बताए गायब हो गए। श्यामा काकी सुनती रहीं और जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उनके चेहरे पर गहराता आक्रोश साफ नजर आने लगा। अरे तो ये तो बहुत बड़ा दुख है सावित्री, काकी ने कहा। मुझे तो लगता है ये पूरा मामला बिमला और उसके भाई मुकेश के साथ मिलकर रचा गया है। वो शुरू में ही बहुत चालाक और लालची किस्म की औरत है। कुछ तो गड़बड़ है इस पूरे खेल में। सावित्री जी की आंखें अब लाल थीं, दर्द से, पीड़ा से, अपमान से। उन्होंने कहा, क्या कहूँ काकी, जब अपनी ही कोख से पैदा हुआ बेटा पोटा सिक्का निकल जाए तो फिर किसे दोष दूं? दूसरों पर क्या उंगली उठाऊं? श्यामा काकी का दिल भर आया। उन्होंने सावित्री जी का हाथ थामा। नहीं बहन, तू कमजोर मत पड़। ये तेरी गलती नहीं है, ये उस जमाने की है जो माँ की ममता को अब कमजोरी समझता है। कुछ देर दोनों स्त्रियां चुप रहीं, लेकिन वो चुप्पी बोझिल थी, गहरी थी और एक ऐसी चोट की गवाही दे रही थी जो अब भीतर से रिसने लगी थी। सावित्री जी की आंखों से अब आंसू नहीं निकल रहे थे। अब वहां सिर्फ एक वीरान सन्नाटा था, एक ऐसा खालीपन जिसमें किसी अपने के जिंदा होते हुए भी उसके खो जाने की टेस्ट थी। और वहां बैठी दो औरतें, एक माँ और एक सहेली, अब खुद से पूछ रही थी, क्या यही ममता की कीमत, क्या यही होती है परवरिश की परिणति? सावित्री जी दूसरे दिन अपने आंगन में बैठे हुए यूं ही एक पुराने रुमाल को सिल रही थी, जैसे सूनेपन की चुभन को टाल रही हूँ, मगर उनकी उंगलियों की हर सिलाई जैसे दिल के किसी जख्म को कुरेद रही थी। तभी दरवाजे पर तेज धमाके की आवाज आई। अबे ओ बुढ़िया, समझ नहीं आती क्या बात? एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे पर खड़ा था, आंखें लाल, मुंह से गालियों की झड़ी और शरीर में नशे की बौछार। कल बोला था ना, पैसे भेज दे अपने लड़के से, या तू समझती है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं? सावित्री जी कांप गईं, लेकिन इस बार डर के बजाय उनके अंदर कुछ और उबल पड़ा था। उठकर दरवाजे तक आई, चेहरा थका हुआ था पर आवाज में दृढ़ता थी। बस कर अब, क्या समझ रखा है तूने? यहाँ रोज आकर तमाशा करता है। साफ साफ बोल, कितना पैसा चाहिए? उस आदमी ने बीड़ी को होठ में दबाते हुए तिरस्कार से हंसी उड़ाई। ज्यादा नहीं बुढ़िया, सिर्फ 1 लाख, और आज की आखिरी मोहलत है। सावित्री जी का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में एक पल को भय तैर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, मेरा बेटा 2 दिन से गायब है और तू यहाँ मुझसे वसूली करने आ गया। जा ढूंढ उसे, और अगली बार मेरी चौखट पर आकर गाली दी तो सीधे पुलिस में शिकायत करूंगी, समझा? वो आदमी कुछ पल उन्हें घूरता रहा, फिर चप्पल पटकता हुआ बोला, ठीक है, अभी जा रहा हूँ, लेकिन वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। सावित्री जी के दिल में अब डर से ज्यादा एक माँ की बेबसी और क्रोध था। क्या बेटे की करनी का बोझ भी अब माँ को ही ढोना होगा? दरवाजा बंद करने को हुई ही थी कि फिर दस्तक हुई। इस बार सामने एक दूसरा आदमी था, उम्र में थोड़ा बड़ा, चेहरे पर कठोरता और हाथ में कागजों की फाइल। श्रीमती सावित्री देवी? उसने पूछा।
सावित्री जी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। अब आप कौन? वह आदमी तेज लहजे में बोला, मैं वही हूँ जिसके कमेटी पेपर पर आपने 2 महीने पहले साइन किए थे। याद है, आरब ने कहा था। माँ, बस एक कागज है, छोटा सा काम है। आपने आंखें मूंद कर उस पर साइन कर दिया था। सावित्री जी जैसे किसी गहरे कुएं में डूब गई हो। वो आदमी कागज निकालकर उनकी आंखों के सामने लहराने लगा। देखिए माँ जी, यही रहा वो पेपर और इसमें साफ लिखा है, यदि आरब रकम नहीं चुका पाया तो उसकी माँ जिम्मेदार होगी। आप। सावित्री जी कांपते हाथों से कागज लेने लगी। दिल धड़क रहा था, आंखें भर आईं। मैंने तो बिना पढ़े बेटे पर भरोसे में कागज पर साइन, मतलब जिम्मेदारी। उसने बेरुखी से कहा। आरब ने 2 कमेटियों से पैसे उठाए और अब मोबाइल बंद, किस्तें एक भी नहीं दी। ब्याज सहित अब रकम 90,000 से ऊपर है। बताइए अब क्या करें? सावित्री जी ने दीवार थाम ली। आंखें भर आई। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरा बेटा मुझे लूट कर चला गया। वह आदमी थोड़ा नरम हुआ। माँ जी, मैं जानता हूँ आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन ऊपर से दबाव है। मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ। वह चला गया। सावित्री जी वहीं दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गईं। वो बेटा जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी होम कर दी थी, आज उन्हें ऐसे मोड़ पर छोड़ गया जहाँ ना कोई सहारा था, ना कोई भरोसा। जिस बेटे की तबीयत के लिए उन्होंने खुद की दवाएं तक टाल दी थीं, वही आज उन्हें कर्ज में डुबोकर गायब हो गया। उनकी नजरें उस छोटे से घर पर गईं, जिसमें हर दीवार पर उनके पति की यादें बसी थीं। वही घर जो अब उनकी एकमात्र पूंजी था। धीरे से उठी और अलमारी में रखा फोल्डर निकाला, जिसमें घर के दस्तावेज थे। सुबह होते ही वह नजदीकी बैंक पहुंची। अधिकारी से धीमे स्वर में कहा, मुझे अपने घर के बदले लोन चाहिए। बैंक अधिकारी ने दस्तावेजों को ध्यान से पलटा। सावित्री जी की नजरें उसके चेहरे के हर भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ देर बाद अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, माफ कीजिएगा माताजी, आपके दस्तावेज अधूरे हैं। म्यूटेशन पेपर नहीं है और बिजली का बिल किसी और के नाम पर है। ऐसे में हम लोन नहीं दे सकते। सावित्री जी की आंखों में आंसू छलक आए। बेटा, ये घर मेरे पति की देन है और अब बस यही सहारा बचा है। समझता हूँ माताजी, पर नियम मजबूरी है। वो वहां उसी कुर्सी पर बैठी रह गईं। ना कोई जवाब, ना कोई उम्मीद। घर भी उनका नहीं था अब, और बेटा वो तो कभी था ही नहीं शायद। जैसे किसी ने माँ का भरोसा ही लूट लिया हो। वो प्यार जो उम्र भर बांटती रही, वो ममता जो रात रात भर जगकर सींची, सब सूख गया था। सावित्री जी की टांगे कांप रही थीं। दिल्ली के उस व्यस्त बैंक में घंटों की दौड़ भाग और फिर मेट्रो में धक्के खाकर किसी तरह घर पहुंची थी। पर जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंची, उनके कदम ठिठक गए। सामने भीड़ का जमा बढ़ा देखकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लोग आपस में खाना फूसी कर रहे थे। फिर आ गया है राणा, आज तो कुछ कर ही डालेगा। किसी ने कहा, बुजुर्ग औरत है। बेटा धोखेबाज निकला, अब भुगतना तो इन्हें ही है। किसी की आंखों में सहानुभूति थी तो किसी के चेहरे पर तमाशे की चाहत। सावित्री जी ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। देखा, राणा खड़ा था, वही हट्टा कट्टा आदमी जिसके चेहरे पर दहशत छुपी थी। पर आज उसके साथ 2 और नए लड़के थे। उनकी आंखों में इंसानियत की कोई रेखा नहीं थी, जैसे गली में नहीं, किसी जेल के बाहरी दरवाजे पर खड़े हों। राणा चीख कर बोला, ओ बुढ़िया, कल तक पूरे 1 लाख नहीं दिए तो याद रखना, हम खुद अंदर घुसकर सामान उठाएंगे। घर बेचकर भी चुका देना। सावित्री जी ने कांपती आवाज में कहा, क्या बदतमीजी है ये? ये मेरा घर है, मेरे पति की आखिरी निशानी है। कौन होते हो ऐसे धमकाने वाले? राणा ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरा बेटा आरब हमें ठग कर भाग गया। अब तू यहाँ नाटक कर रही है, जैसे कुछ पता नहीं। कल तक का टाइम है, वरना ताले तोड़कर घुसेंगे।
चारों ओर सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोला। सावित्री जी की आंखें भर आईं। उन्होंने थरथराते स्वर में कहा, भगवान के लिए इतना मत गिरो, मेरा घर मत छीनो। और तभी एक गुस्से से भरी आवाज आई, ओए ज्यादा बकवास क्यों कर रहा है। भीड़ चौकी, सबकी निगाहें मुड़ गईं। सामने श्यामा काकी का बेटा रमेश खड़ा था, आंखों में आग, चेहरे पर सख्ती। अकेली आंटी को देखकर जो मन में आए बक रहा है। हिम्मत है तो पुलिस के सामने बोल। रमेश ने राणा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। राणा थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर भी अकड़ के साथ बोला, बीच में मत पड़, 1 लाख की उधारी है, चुकानी पड़ेगी। रमेश आगे आया और बोला, पैसा मिलेगा, लेकिन चिल्लाकर डराकर नहीं। अगली बार किसी गुंडे को लेकर आया ना तो सीधा पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। भीड़ में हलचल हुई। अब कुछ लोग धीरे धीरे आवाज उठाने लगे। सही कहा रमेश ने, बुजुर्ग औरत को धमकाना कायरता है। राणा ने माहौल भाप लिया, दांत पीसते हुए बोला, कल शाम तक देखता हूँ, वरना फिर आएंगे। वह अपने गुर्गों के साथ चला गया, लेकिन सावित्री जी वहीं खड़ी रह गईं, सन्न टूटी हुई, थकी हुई। रमेश ने पास आकर धीरे से कहा, सावित्री आंटी, आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना। वो चला गया, लेकिन सावित्री जी के दिल में एक सच्चाई और गहराई से उतर चुकी थी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा। माँ अपने आंसू खुद ही पोंछती है। अगली सुबह धीरे धीरे सूरज की किरणें घर की दीवारों पर बिखरने लगी थीं, लेकिन सावित्री जी के चेहरे पर कोई रोशनी नहीं थी। वो चुपचाप फाइलों के बंडल को समेट रही थीं। आज उन्हें एक बड़ा फैसला लेना था, अपने घर को गिरवी रखना। वो सीधे एक साहूकार के पास पहुंची, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखों में केवल हिसाब किताब और मुनाफा था। उसने फाइलें देखी, सावित्री जी की सूजी आंखों और थके चेहरे को देखकर कुछ पल सोचा, फिर बोला, घर गिरवी रखना चाहती हो? 2.5 लाख चाहिए। सावित्री जी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ जी, थोड़े दिन की बात है, मेरा बेटा वापस आएगा, सब लौटा दूंगी। साहूकार हंसा, लेकिन वो हंसी राहत देने वाली नहीं थी। देखो अम्मा, हाँ तुम्हारी हालत अच्छी नहीं। मैं 2.5 लाख दे सकता हूँ, वो भी शर्त पर। क्या शर्त? सावित्री जी ने डरी हुई आवाज में पूछा। ऊपर वाला फ्लोर खाली है ना? जब तक पैसा ब्याज सहित नहीं लौटेगा, वो मेरा होगा, और ये बात कागज पे लिखवानी पड़ेगी। सावित्री जी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उनकी आंखों के सामने उनके पति की मुस्कुराती तस्वीर घूम गई। ये घर उनकी आखिरी पहचान है। अब वो भी बिकने को तैयार है, पर कोई चारा नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से दस्तखत किए। साहूकार ने लिफाफा बढ़ाया, ये लो 2.5 लाख। याद रहे, 3 महीने बाद ना चुकाने पर ऊपर मेरा हक होगा। सावित्री जी भारी मन और भारी कदमों से घर लौटी। कुछ घंटों बाद रमेश उनके साथ बैठा था। सावित्री जी ने लिफाफा खोला और उसमें से नोट निकाले। 1 लाख रुपए का एक हिस्सा किया और 90,000 का दूसरा। बाकी के बचे 60,000 रुपए। दरवाजे पर रबड़ की जैसी भारी दस्तक हुई। दरवाजा खोल अम्मा, राणा आया है। रमेश ने दरवाजा खोला। राणा पहले जैसा ढीठ नहीं था। उसे अंदाजा था अब बात पैसे की है। सावित्री जी ने लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। ये लो तुम्हारे पूरे 1 लाख, अब मत आना मेरे दरवाजे पर। राणा ने नोट गिने, मुस्कुराया और बोला, काम तमाम हुआ अम्मा जी, अब कोई शिकायत नहीं। वो चला गया, लेकिन अगले ही पल एक और आदमी आया। मैं कमेटी वाला हूँ, आरब ने मेरे नाम से साइन किए थे, मुझे पूरे 90,000 चाहिए। सावित्री जी कुछ कहने ही वाली थी कि रमेश ने बीच में आकर कहा, भाई शांत हो जाओ, आंटी की हालत देखो, पैसा मिलेगा पर इंसानियत से बात करो। और सावित्री जी वो बस दरवाजे के कोने पर बैठी, पुराने खपरेल की दीवार को देख रही थीं। जहाँ कभी दिए जलते थे, अब वहाँ सांसें थमती थीं। उन्होंने खुद से कहा, एक माँ की कोख लुट गई, अब घर भी लुटने को है, पर मैं हार नहीं मानूंगी।
अब दरवाजे की कुंडी पर हर रोज सुबह सावित्री जी की उंगलियां थम जाती। एक हल्की सी दस्तक की उम्मीद में घड़ी की सुइयां चलती रहती, लेकिन उनकी निगाहें दरवाजे से नहीं हटती। हर सुबह जैसे एक नया इंतजार लेकर आते। शायद आज आरब लौट आए, शायद आज उसकी कोई चिट्ठी या फोन आ जाए, शायद आज उसकी आवाज सुनाई दे। पर दरवाजा बस हवा से हिलता और सन्नाटा लौटकर उनके भीतर समा जाता। अब आरब को घर छोड़े पूरे 2 साल हो चुके थे। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन, ना ही किसी रिश्तेदार के जरिए कोई खबर। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की एक एक सांस सहज रखी थी, वही आज गायब था, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं था अब उनके जीवन में। सावित्री जी अब पेंशन से किसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। हर महीने जैसे ही पैसे आते, वह पहले बिजली पानी का बिल भरती, फिर राशन लाती और उसके बाद दवाइयों के लिए थोड़े पैसे अलग करती। बचे पैसे वह उस छोटी सी पीतल की गुल्लक में डाल देती, जो अब मंदिर के पास रखी रहती थी। गुल्लक के हर सिक्के में एक अरमान बंद था, बेटे से मिलने का सपना, उसे गले लगाने का सपना, उसके माथे को चूमकर कहने का सपना, तू लौट आ बेटा, अब मैं फिर से जी सकूं। श्यामा काकी जब कभी उन्हें अकेले बैठा देखती तो एक लंबी सांस लेकर कहती, सावित्री बहन छोड़ो अब उसका इंतजार। इतने साल हो गए, अगर आना होता तो अब तक आ चुका होता। पर सावित्री जी बस हल्के से मुस्कुराती और कहते, माँ का दिल कभी हार नहीं मानता काकी, वो आएगा, एक दिन जरूर आएगा। मेरे आंगन में फिर उसकी चप्पलों की आवाज गूंजेगी। उस रात सावित्री जी मंदिर के दीपक के सामने बैठी थी। सर्दी बढ़ चली थी, हल्की धुंध उनके पुराने चश्मे पर जमा हो रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी डायरी खोली, वही डायरी जिसमें वह आरब के नाम हर महीने एक पत्र लिखती थी। कभी भेज नहीं पाई, पर हर पन्ने में सहज लिया अपना टूटा हुआ दिल। प्रिय बेटा आरब, आज फिर वही दिन, वही इंतजार। तेरे जाने के बाद ये घर कितना खामोश हो गया है। तू नहीं तो जैसे दीवारें भी बोलना भूल गई हैं। तेरा कमरा अभी भी वैसा ही रखा है बेटा, जैसा तू उसे छोड़कर गया था। तेरी पुरानी किताबें, प्रियंका की शादी की तस्वीरें और वो नीला कुर्ता जो तू अक्सर पहनता था, सब वही है। पता नहीं प्रियंका कैसी है, मेरा कोई जिक्र किया भी है या नहीं। मैंने कभी उसे दोष नहीं दिया बेटा, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो मुझे तुझसे दूर ले गई। तेरे बचपन की हर बात याद है आरब, जब तू बीमार होता था तो पूरी रात तेरा माथा सहलाती रहती थी मैं। तो जब पहली बार टूटी साइकिल लेकर गिरा था तो मैं तुझसे ज्यादा रोई थी। जब तुझे शहर की नौकरी मिली थी मैं कितनी खुश थी, पर तब नहीं पता था कि ये दूरी कभी इतनी हो जाएगी कि तेरा चेहरा भी अब धुंधला लगता है। कभी तो सोचता होगा ना तू मेरी हालत के बारे में, क्या माँ की जरूरतें इतनी छोटी हो जाती है कि दो शब्द भी ज्यादा लगने लगे। तेरी माँ सावित्री। डायरी के पन्ने भी अब नम हो जाते थे, जैसे कागज भी उनकी वेदना समझते थे। आंखों से बहते आंसू उनके गालों पर कुछ अधूरी यादों की तरह फिसलते जाते थे। हर रात जब वो बिस्तर पर अकेली लेटती तो कमरे की छत पर आरब की हंसी सुनाई देती। माँ तुम सोई नहीं? आरब बेटा तू सच में आ गया। हाँ माँ मैं लौट आया हूँ, तुझे कभी छोड़ने के लिए नहीं। लेकिन जैसे ही आंख खुलती सब अधूरा रह जाता, बस एक तकिया गीला होता और एक टूटती सांस साथ होती। श्यामा काकी कई बार समझाने की कोशिश करती, सावित्री बहन जिंदगी अब खुद के लिए जीना सीखो, बेटे का क्या भरोसा। पर सावित्री जी तो मानो उस अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए बैठी थी। काकी अगर उम्मीद छोड़ दी ना तो जीना ही बंद हो जाएगा। और उस रात जब सावित्री जी ने गुल्लक से कुछ पैसे निकाले तो उस एक एक रुपए को चूमा, बस बेटा एक बार लौट आए, ये सारे पैसे उसके लिए होंगे।
वो मेरी गोद में सिर रखे और कहे, माँ माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। एक माँ की ममता, एक पत्नी के टूटे सपने, एक घर की दीवारों में कैद हंसी की गूंज, सब अब एक ही नाम पुकारते थे, आरब। एक दिन सावित्री जी मंदिर से लौटकर आंगन में बैठी ही थी। दिया जलाकर उन्होंने आंखें मूंदी थी, पर होठों पर वही पुराना टूटता हुआ सवाल तैर रहा था, आरब लौटेगा ना कभी। आज फिर वही गुल्लक के पास बैठकर उन्होंने अपने सूने मन को समझाया था, एक दिन तो वो आएगा, वो मेरा बेटा है। सावित्री जी का चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में उम्मीद अब भी जवान थी। वो हर रोज की तरह आज भी पुराना एल्बम लेकर बैठे। पहली तस्वीर, छोटा सा आरब अपने पापा की उंगली थामे खड़ा था। फिर स्कूल की यूनिफॉर्म में उसकी मासूम मुस्कान। फिर एक तस्वीर जहां प्रियंका के गले में बरमाला डालते वक्त उसका चेहरा रोशनी से भर गया था। सावित्री जी की आंखों से टपकते आंसू साड़ी के पल्लू में कहीं हर रोज की तरह समा जाते, पर आज कुछ अलग था। दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई, धड़कनें जैसे एकदम से रुक गईं। कौन होगा इस वक्त? इस वीरान शाम में किसे याद आई होगी एक बूढ़ी माँ की। दरवाजा खोला और सावित्री जी के कदम वहीं थम गए। सामने आरब खड़ा था। 2 साल बाद उसके साथ प्रियंका भी थी। दोनों थके थके से, पर आंखों में एक अजीब सी झिझक और शर्म लिए हुए। आरब सावित्री जी की आवाज कांप गई। वो लपक कर बेटे को गले से लगा बैठी। बेटा तू आ गया, तू सच में आ गया। आरब ने भी धीरे से अपनी बाहें माँ के चारों ओर लपेट दी। माँ, सावित्री जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने प्रियंका को भी गले से लगा लिया। आओ बेटी, अंदर आओ, कितना इंतजार किया है तुम्हारा। प्रियंका इस बार कुछ अलग सी। उसमें वो पुरानी तल्खी नहीं थी। वो चुपचाप सिर झुकाए गलती मानने वाली लड़की सी लग रही थी। बैठो, मैं खिचड़ी बनाती हूँ, आलू टमाटर डाल के। आरब, तुम्हें याद है ना, तुम्हारा बचपन का पसंदीदा खाना है ये। प्रियंका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, भूख भी बहुत लगी है। सावित्री जी का दिल जैसे भर आया। उन्होंने पूरी आत्मा से खाना परोसा, जैसे हर चावल के दाने में अपनी माँ की ममता उड़ेल दी हो। खाना खा चुकने के बाद जब दोनों थोड़े सहज हुए, तो सावित्री जी ने बहुत धीमे स्वर में सवाल किया, पर बेटा तुम दोनों गए कहाँ थे? इतने साल एक चिट्ठी तक नहीं, एक फोन भी नहीं। आरब की आंखें चुराने लगा। वो झट से बोला, माँ रात बहुत हो गई है, हम दोनों बहुत थक गए हैं, सुबह बात करते हैं। सावित्री जी ने उसकी बात का मान रखते हुए सिर्फ सिर हिलाया, पर भीतर उनका हृदय मानो फिर से बुझ गया था। रात्रि बीत चुकी थी और सावित्री जी की आंखों से नींद बहुत पहले ही चली गई थी। चाय का पानी चूल्हे पर रखकर वह बाहर आंगन में आ बैठी। हल्की सी ठंडक और मिट्टी की सोंधी खुशबू वातावरण में खुली थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। 2 साल बाद उनका बेटा आरब और बहू प्रियंका लौटे थे। वह हर घड़ी यही सोचती रही, अब शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। आरब आंखें मलते हुए बाहर आया। सावित्री जी की ममता उमड़ पड़ी। आजा बेटा, तेरी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। तू बचपन में हर सवेरे यही कहता था ना, माँ एक कप तेरी चाय से दिन शुरू करूं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। आरब मुस्कुराया नहीं, बस चुपचाप चाय ले ली। प्रियंका भी पीछे पीछे आई, बाल खुले, आंखों में रात की थकावट और होठों पर एक बनावटी मुस्कान। माँ जी, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, वही प्यार, वही अपनापन। लेकिन सावित्री जी के दिल की गहराइयों में जो खरोज थी, वो अब भी ताजा थी। चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने बात घुमाते हुए कहा, बेटा 2 साल तक एक बार भी फोन नहीं किया, कोई चिट्ठी, कोई संदेश तक नहीं। कहाँ थे तुम दोनों? कैसी थी जिंदगी? आरब ने चाय के प्याले को होठों से हटाया, एक गहरी सांस ली।
माँ, अब वो सब बातें करने से क्या फायदा, हम तो लौट आए हैं ना। सावित्री जी ने आंखें बंद कर ली। अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। वो जानती थी कुछ सही नहीं है, कुछ अधूरा है इस लौटने में। तभी आरव ने रुक रुक कर कहा, माँ, असल में बात ये है, वो जो ऊपर वाला फ्लोर है, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सोच रहे हैं कि हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। एकदम से समय जैसा ठहर गया। सावित्री जी के हाथ से चाय का कप फौले से कांप गया। आंखों में चमक का स्थान अब हैरानी ने ले लिया था। हिस्सा, उन्होंने धीमे पर सख्त स्वर में दोहराया। प्रियंका ने तुरंत लपकते हुए कहा, देखिए माँ जी, हम अब वापस आ गए हैं। वो हिस्सा तो हमारा भी है, आखिर बेटा है ना आपका। सावित्री जी कुछ क्षण तक चुप रहीं, फिर बहुत गहरे स्वर में बोली, बेटा, हक से पहले फर्ज निभाया जाता है, और बिना फर्ज निभाए कोई भी हिस्सा सिर्फ कागज पर होता है, दिलों में नहीं। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, ना ही कोई उम्मीद, बस एक ठहरी हुई शांति थी, जो कभी टूटे हुए दिल की सबसे बड़ी निशानी होती है। उन्होंने धीरे से आरव और प्रियंका की तरफ देखा, जैसे किसी अजनबी को देख रहे हो, जिनसे कुछ अपना कभी था पर अब कुछ नहीं बचा। तुम्हें ऊपर वाला हिस्सा चाहिए? उन्होंने पूछा। आरव और प्रियंका ने उत्साह से सिर हिलाया और फिर एक बाग सावित्री जी ने कहा, जो जैसे पूरे आंगन में गूंज गया, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि ऊपर वाला फ्लोर मैंने गिरवी रखा है? उसने यह नहीं बताया कि वो हिस्सा मैंने बहुत पहले बेच दिया था। बेच दिया? प्रियंका की आवाज दहली, चेहरा तमतमा गया। पर क्यों माँ जी? अब सावित्री जी का स्वर बदल गया था, सख्त, शांत और सीधा। जब तुम दोनों सब कुछ छोड़कर चले गए थे और पीछे सिर्फ कर्ज और शर्मिंदगी छोड़ गए थे, तब तुम्हारे कर्जदार यहाँ तक पहुँच गए थे। वो दरवाजे पीटते थे, मोहल्ले में नाम खराब होता जा रहा था। तुम्हारे झूठे वादों की सजा तुम्हारी बूढ़ी माँ ने भुगती। क्या करती? घर गिरवी रखा, फिर बेचना पड़ा ताकि तुम्हारा नाम खराब ना हो। सोचा था कि माँ की पहचान मिट जाए, पर बेटे की लाज बच जाए। आरव सिर झुकाकर बैठा था, शायद शर्म की एक परत अब भी उसके अंदर कहीं थी। प्रियंका कुछ कहने को हुई, लेकिन सावित्री जी ने हाथ उठाकर रोक दिया। अब कुछ मत कहो, क्योंकि तुम्हारे सब अब मेरे लिए मायने नहीं रखते। आज तुम हिस्सा मांगने आए हो, लेकिन तुम भूल गए बेटा, हिस्सा माँ से नहीं मांगा जाता, वो तो उसके आंचल में छुपा होता है। और जब वो आंचल ही छोड़ दिया, तो अब क्या हक रह गया तुम्हारा? कुछ पल के लिए वातावरण में केवल खामोशी रह गई। तभी श्यामा काकी आंगन में आई। अरे सावित्री, सुना बहू बेटा लौट आए। देख तो कैसे दमक रही है तेरी आंखें। सावित्री जी ने श्यामा काकी की तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान दी। हाँ काकी, लौट तो आए हैं, पर कुछ लोग घर लौटते हैं और कुछ लोग सिर्फ हिस्से लेने आते हैं। श्यामा काकी सब समझ गईं। उन्होंने सावित्री जी का कांपता कंधा थाम लिया। चल बेटी चल, चाय ठंडी हो जाएगी, और देख, अब तुझे अकेले रहने की आदत भी हो गई है ना। सावित्री जी ने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद रात के 10 बजे बाहर सन्नाटा था, पर सावित्री जी के दिल में तूफान चल रहा था। बीते 7 दिनों से घर के भीतर एक अजनबीपन उतर आया था। आरव और प्रियंका लौटे थे, बेटा और बहू कहलाने के नाम पर व्यवहार में तो जैसे कोई किराएदार भी ज्यादा शराफत दिखा देता। आरव का व्यवहार अब सिर्फ झुंझलाहट नहीं, पूरी तरह से कटाक्ष और हक की मांग में बदल चुका था। एक दिन पहले ही उसने तीखी आवाज में सावित्री जी से कहा था, माँ, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे किए फैसले तुम्हारे थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और अगर नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। सावित्री जी का दिल जैसे चीर गया था। उन आंखों में अब भी वही पुराने दृश्य घूम रहे थे। बचपन में गिरे हुए आरव को गोद में उठाना, बुखार में सारी रात बैठकर देखना,
कॉलेज के लिए पैसे जोड़ना, प्रियंका की शादी के लिए गहने गिरवी रखना, और आज आज वही बेटा खड़ा था सीना तान कर, जैसे कोई लुटेरा अपने हिस्से की जमीन मांग रहा हो। प्रियंका ने भी झट से तिरछी निगाहों से कहा, हाँ, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। अब कोई एहसान मत जताइए, जितना हमारा है उतना चाहिए, वरना। सावित्री जी सन्न रह गईं। जिस बेटे को अपनी ममता के साए में खड़ा किया, आज वो मुझसे बात भी तमीज से नहीं कर रहा। क्या यही संस्कार दिए मैंने? वो कुछ पल तक चुप रहीं, फिर बेहद ठंडे लेकिन दृढ़ लहजे में बोली, सुनो आरब, जिस दिन तुमने इस घर से मुंह मोड़ा था, उसी दिन से तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं रहा। यह घर अब सिर्फ मेरा है। आरब कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन सावित्री जी ने हाथ उठाकर रोक दिया। अगर कानून की बात करनी है तो अदालत चले जाओ, लेकिन याद रखना, माँ के दिल में हिस्से नहीं होते, वहाँ सिर्फ मोह होता है, और वह तुमने बहुत पहले खो दिया है। आरब गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। रात के 11 बजे दरवाजा धड़ाम से खुला। आरब नशे में धुत था, तड़खड़ाता हुआ अंदर आया, आंखें लाल, मुंह से शराब की बदबू, और गुस्से में चिल्लाया, माँ, खाना कहाँ है? भूख लगी है? क्या नौकर समझ रखा है क्या हमें? सावित्री जी ने उठकर देखा। उन्हें एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये वही बच्चा है जिसे उन्होंने कभी हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। वो कुछ कहती इससे पहले आरब ने गुस्से में कहा, कमबख्त बुढ़िया, अब बस बहुत हो गया। बड़ी आई माँ बनने वाली, सालों से जो भी खाया वो हमारे बाप का था। अब समय आया तो नाटक कर रही हो। प्रियंका भी तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अपनी गलती कभी नहीं देखती ये औरत, हर वक्त हमें सुनाती रहती है, जैसे सारी अच्छाई की दुकान यही हो। और हाँ, एक बात और, अब हम इस घर से कहीं नहीं जा रहे। रोक सको तो रोक लो। सावित्री जी का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर उसमें एक तेज लालिमा उतर आई। क्या कहा तुमने? उनकी आवाज अब कांपती नहीं थी, गरजती थी। माँ पर गाली। हाथ उठाने चला था मुझ पर आरब। एक पल की चुप्पी के बाद सावित्री जी ने एक जोरदार थप्पड़ आरब के गाल पर जड़ दिया। आरब का चेहरा एक तरफ घूम गया। प्रियंका भी चौंक गई। मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने तुझ जैसे बेटे पर भरोसा किया। निकल जा मेरे घर से। फिर वो तेज कदमों से अंदर गईं। आरब और प्रियंका का बैग उठाया, दरवाजा खोला और दोनों का सामान बाहर फेंक दिया। आज से तू मेरा बेटा नहीं, अब कभी लौट कर मत आना। दरवाजा उनके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। गली में सन्नाटा और कानाफूसी हो रही थी। अरे ये आरब है ना, ये तो कितना सीधा था बचपन में। क्या हो गया इसे? बहू बहुत तेज है, जब से आई है आरब को माँ से काट के रख दिया। बेचारी सावित्री जी, एक बेटा था और वही ऐसा निकला। रात बीत गई, लेकिन दर्द अब भी कमरे में पसरा था। सावित्री जी अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी थीं, सूजी हुई आंखें, थकी हुई देह, लेकिन मन जैसे लोहे की तरह मजबूत। दरवाजे की घंटी बजी, वो किसी तरह उठे। दरवाजा खोला, सामने श्यामा काकी थे, हाथ में दूध की थैली, माथे पर शिकन, आवाज में अपनापन। सावित्री, ये क्या हाल बना लिया तूने? उन्होंने बिना इंतजार किए अंदर कदम रखा। वो रसोई में गईं, चाय चढ़ाई, बिस्किट निकाले और फिर कुर्सी के पास बैठ गईं। कल क्या हुआ सब जान चुकी हूँ। अब बहुत हो गया, तू अकेली नहीं है। अब मेरे साथ चल, या कम से कम अब हर दिन मैं यहीं रहूंगी। सावित्री जी ने धीरे से सिर झुका लिया। श्यामा काकी, घर मेरा है, यादें भी मेरी हैं। मैं यहीं रहूंगी, बस तुम आ जाया करो। तुम्हारा साथ बहुत चाहिए। श्यामा काकी की आंखें भर आईं। उन्होंने सावित्री जी का हाथ थामा। तू नहीं समझती, तेरे जैसी सहेली की अब मुझे भी जरूरत है। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं, है ना? सावित्री जी ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया। रिश्तों की दीवार जब दरकती है तो केवल आवाज नहीं होती, एक माँ का दिल चुपचाप टूटता है।
सावित्री जी ने अपना सब कुछ बेटे के लिए छोड़ा था, लेकिन जब बेटे ने उनका आत्मसम्मान छीनना चाहा, उन्होंने अपने प्रेम पर मरहम नहीं हिम्मत का कवच पहन लिया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। घर से निकाल देने के बाद आरव और प्रियंका की स्थिति बहुत खराब हो गई। प्रियंका को लगा कि उसके मैके वाले साथ देंगे, लेकिन प्रियंका की भाभी ने भी प्रियंका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह उन्हें बात बात पर जलील और बेइज्जत करने लगी, जिससे आरव और प्रियंका को वह घर भी छोड़ना पड़ा। अब उनको आटे दाल का भाव पता चल रहा था। उन्हें अपने करतूतों पर गुस्सा आ रहा था। वह बार बार अपनी माँ के दरवाजे पर जाते और दरवाजा खटखटाते, माँ दरवाजा खोल दो, हमें माफ कर दो। लेकिन सावित्री जी ने दरवाजा नहीं खोला। आज एक माँ कमजोर नहीं थी, वह अब आत्मविश्वास से भरी हुई एक माँ थी। उन्होंने आरव को माफ करने से साफ मना कर दिया। सावित्री जी ने भी अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया था। वह सिलाई कढ़ाई के हुनर में बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्होंने आसपास की छोटी लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू कर दिया, जिससे उनको कुछ पैसे भी मिलने लगे। साथ ही उनका दिन भी कट जाता था और उन्हें लड़कियों को सिलाई सिखाने में एक सुकून भी मिलता। अब उनका बहुत अच्छे से समय कटने लगा। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।